क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कह रहा है इफ एक्स वाई एंड जी आर एनी थ्री होल नंबर्स सच दैट एक्स इंटू वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जी, देन दिस प्रॉपर्टी इज स्ट्रिक्टली टर्म्ड एज और टर्म्ड द। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर एक्स वाई और जी तीन होल नंबर्स हैं और इस तरह के कि एक्स को आप मल्टीप्लाई करें इनटू वाई प्लस जी से और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जी, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी में क्योंकि एक्स की टर्म बाहर है और वो मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स के साथ, जो टर्म्स जो है आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो यहां पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, जबकि ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो एडिशन का ऑपरेशन है। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो है वो एडिशन का ऑपरेशन है, ऐड हो रही हैं टर्म्स। यहां पर जो टर्म्स हैं वो टर्म्स क्या हो रही हैं, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहां पर ये टर्म्स जो है वो ऐड हो रही हैं। इस लॉ को हम लोग क्या नाम देंगे? अच्छा देखें, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर तो दो टर्म्स होती हैं, चाहे वो एडिशन का हो चाहे मल्टीप्लीकेशन का हो, तो यहाँ पर तो तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, तीन होल नंबर्स इन्वॉल्व है, तीन टर्म्स इन्वॉल्व है, एक्स वाई और जी, तो कम्यूटेटिव तो ये हो नहीं सकती। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले जो काम हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले जो काम हो रहा है वो काम क्या है, वो यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रही है और उसके बाद जो है वो यहां पर एडिशन हो रही है। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन पहले है, एडिशन जो है वो बाद में है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन होगा। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के अंदर क्या होता है कि तीनों टर्म्स ऐड होती हैं। अगर मैं पहले यूं लिखता ए प्लस बी प्लस सी और फिर मैं इनको यूं लिख दूं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो साथ मैंने बाकियों की भी एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन पहले है एडिशन बाद में है, तो एडिशन नहीं, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। So only option choice B is the correct option. Which are the following options correctly represents a valid superset of target sets? कौन सा जो सेट है इसमें से वो एक वैलिड सुपर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? सुपर सेट वो होता है जिसमें सारे सबसेट्स इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें एक सेट के सारे सबसेट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। सो रोजेस, लिलीज एंड ट्यूलिप्स, दीज आर ऑल द टाइप ऑफ फ्लावर्स। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, एंड फ्लावर जो है वो एक ब्रॉडर किंगडम या एक ब्रॉडर सेट प्लांट से बिलोंग करते हैं। सो इट इज अ सेट ऑफ प्लांट्स। सो इसका सुपर सेट क्या हो जाएगा, सुपर सेट इसका क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, अ लार्ज होल नंबर इज completely divisible by 8 विदाउट अ रिमाइंडर इफ इट्स लास्ट थ्री डिजिट्स आर आइदर। एक लार्ज नंबर है, एक बड़ा नंबर है, ठीक है, और वो अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 8 से, रिमाइंडर कोई नहीं बचता, यानी रिमाइंडर 0 है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो उसके लास्ट थ्री डिजिट जो हैं वो क्या हो सकते हैं, either they are divisible by, either they are 0 or divisible by 4, or they are even or divisible by 4, or 0 or divisible by 8. So they are either 0 or they are multiples of 8. Remember कि या तो वो 0 होंगे या फिर वो मल्टीपल्स ऑफ क्या होंगे, 8 होंगे। तो तब ही वो 8 के टेबल में आता होगा और कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, और रिमाइंडर जो है वो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप देख लें। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक टर्म है, एक लार्ज नंबर है, होल नंबर है, फॉर एग्जांपल 8 8 8 एंड 8, फॉर एग्जांपल 8888। सो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो डायरेक्टली 8 के टेबल में आ रहा है, सो 1 1 1 और 1 आ जाएगा। सिमिलरली एक लार्ज नंबर है 1000, सो इसके लास्ट थ्री डिजिट्स क्या है, 0 है। क्या ये 8 के टेबल में कंप्लीटली आता है और कंप्लीटली डिवाइड होता है? बिल्कुल आता है, 8 के साथ आप इसको डिवाइड करके देखिएगा। ठीक है, सो जब आप 8 8 12 का क्या हो जाएगा, 96, 4 बचेगा, 4 और 0 40। ठीक है, सो 8 12 से किया था ना हमने, 12 से डिवाइड किया, आया 96 है, 4 बचा, 4 और 0 क्या हो गया, 4 और 0 40 हो गया। सो 8 5 जा 45, तो क्या बचा है मेरे पास, 125 बचा है। सो क्वेश्चन 125 आया, तो कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो या तो एक लार्ज नंबर होगा, या तो उसके लास्ट थ्री डिजिट्स के ऊपर 8 आ रहा होगा, या फिर उसके लास्ट तीनों डिजिट्स के ऊपर 0 आ रहा होगा, तभी वो 8 के टेबल में आएगा, यानी वो 8 से कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर इज एग्जैक्टली 1 देन दीज टू नंबर्स आर टर्म्ड एज। दो नंबर्स का हमने एचसीएफ कैलकुलेट किया है और उनका जो एचसीएफ है वो 1 के, वो टू डिस्टिंक्ट नंबर्स का जो आया है वो 1 के इक्वल आया है। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि क्या वो नंबर्स डिवाइजर्स हैं एक दूसरे के? क्या वो नंबर्स एक दूसरे के डिवाइजर्स हैं? क्या वो एक दूसरे के फैक्टर्स हैं? क्या वो एक दूसरे से को प्राइम है? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं कि जिनके पास कोई कॉमन फैक्टर सवाए 1 के नहीं होता। देखिए 1 तो ऐसा नंबर है कि उसके टेबल में सारे ही नंबर्स आते हैं ना। 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर्स आ रहे होते हैं। तो 1 के टेबल में जब सभी नंबर आते हैं तो अदर देन 1 उनके बीच में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 8 और 15 या तो दोनों 1 के टेबल में आते हैं या फिर अपने अपने टेबल्स में आते हैं। कोई कॉमन इनके बीच में फैक्टर नहीं है। कोई इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। अच्छा, जो कंजेक्टिव इंटीजर्स होते हैं, कंजेक्टिव नंबर्स होते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ को प्राइम होते हैं। 2 और 3 एक दूसरे के फैक्टर्स भी नहीं बनते सवाए 1 के टेबल के इकट्ठे। इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर दो नंबर्स का एचसीएफ जो है वो सिर्फ 1 आता हो, यानी वो सिर्फ इकट्ठे 1 के टेबल में आते हों, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इनको हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो मैंने दोनों चीजें बता दी कि एक तो 1 के टेबल में जो है वो आएंगे, उसके अलावा इकट्ठे वो किसी टेबल में नहीं आएंगे। सेकेंडली कंजेक्टिव नंबर जो होते हैं, एक के बाद एक आने वाला नंबर हमेशा एक दूसरे के को प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अच्छा जी, ऑन सिंप्लीफाइंग द अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल ए एम डॉट ए एन द रिजल्टिंग वैल्यूज इक्वल्स। अब ये रिसेंट पेपर के अंदर आया हुआ था। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या है पेपर में? कह रहा है कि एक अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल टर्म है ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, तो रिजल्टिंग वैल्यू क्या आएगी? रिजल्टिंग वैल्यू क्या आएगी? रिजल्टिंग वैल्यू इसकी क्या आएगी? तो जब टर्म्स की बेसिस सेम हो, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? पावर सिंपली क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ऐड हो जाती है। ये लास्ट संडे वाले टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। Ahmed bought a TV for ₹4,000 and sold it later to 5,000. Calculate his net profit percentage. अहमद ने एक टीवी बाय किया है फॉर ₹4,000 और इसको बेच दिया है फॉर ₹5,000। तो ये बताएं कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज, यानी उसकी टोटल प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो क्या होगी? टोटल प्रॉफिट परसेंटेज उसकी क्या होगी? सो 4,000 का एक टीवी बाय किया है, सेल आउट किया है फॉर 5,000। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो सबसे पहले तो प्रॉफिट निकाल लेंगे ना। प्रॉफिट कैसे आता है? वो आता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जितने का बेचा है माइनस कर दो जितने का लिया उससे। 5,000 में से 4,000 को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 1,000। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है कि ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट या लॉस हमेशा उस प्राइस के ऊपर होता है जिसपे हमने वो आर्टिकल या आइटम बाय किया है। सो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर देंगे। सो प्रॉफिट क्या आया मेरे पास? मेरे पास प्रॉफिट 1,000 का है। कॉस्ट प्राइस जो है वो 4,000 है। 000 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 सा, और ये आ जाएगा 25। सो 25% आ जाएगा। ठीक है ना, ये 25% आ जाएगा। सो आंसर आ गया 25%। परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। सबसे सिंपल काम क्या है? सबसे सिंपल काम क्या है? सबसे सिंपल काम क्या है? सबसे सिंपल काम क्या है कि आप उनका डिफरेंस ले लें। डिफरेंस लेने के बाद आप क्या करें? ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दें। यू विल गेट द आंसर। यू विल गेट द आंसर। ठीक है। Solve the following expression. Divide 40 by half and add 10. The final answer will be 40 को हाफ से डिवाइड करें और फिर उसमें आप 10 ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? 40 को हाफ से डिवाइड करें। सो हाफ कहते हैं 0.5 को या 1/2 को। सो 40 को डिवाइड करना है हमने किससे? 1/2 से। 40 को डिवाइड करना है 1/2 से, फिर हमने उसमें ऐड कर देना है 10। तो आंसर क्या आएगा? तो बॉड मैच रूल के तहत पहले डिवीजन होगी। अब मैच का रूल है, जो टर्म सबसे नीचे डिवाइड हो रही होती है ऊपर जाकर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। 2 × 40 कर लेंगे, 80 आ जाएगा। 80 में हम 10 को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 80 में 10 को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? सिंपली 90 आ गया। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नोटेशन x is less than equal to y is translated as।
एक्स जो है वो या तो लेस है या इक्वल टू वाई है। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था ये। ठीक है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई आया। ठीक है, इसका नोटेशन का मतलब ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द करंट एज ऑफ अ फादर इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। करंट एज जो है फादर की, वो अपने बेटे की एज का ट्रिपल है, थ्राइस है, 3 टाइम्स है। If father is exactly 26 years older than his son, determine the current age of his father. कह रहा है कि एक फादर की जो करंट एज है वो अपने बेटे की एज का ट्रिपल है, थ्राइस है। ठीक है, द फादर इज एग्जैक्टली 26 years old older than his son, determine the age of the father. तो अगर फादर अपने बेटे से एग्जैक्टली 26 years बड़ा है तो एज ऑफ द फादर जो है वो आपने बतानी है कि क्या होगी। राइट, सो फादर जो है वो अपने सन की एज का 3 टाइम्स है, 3s है। साथ एक और बात पता चली हुई है कि फादर जो अपने बेटे से 26 years बड़ा है। सो फादर अगर सन की एज में 26 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फादर की एज आ जाएगी। दो सिंपल इक्वेशंस बन गई। हमने क्या करना है, करंट एज फादर की निकालनी है। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एफ की जगह पे 3s इस इक्वेशन में प्लग इन कर लेते हैं। 3s इज इक्वल टू एस प्लस 26 आ जाएगा। एस को वहां पर ले जाएंगे, 2s इज इक्वल टू 26। एस की वैल्यू जो है वो 13 आ जाएगी आफ्टर कैंसिलेशन। फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर क्योंकि ट्रिपल है, प्राइस है अपने बेटे की एज का, तो 3 × 13 कर लेंगे तो 30। डिटरमाइन द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ द गिवन मल्टी वेरिएबल पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। एक्स क्यूब वाई 5 प्लस 4xy प्लस 1, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 प्लस 4xy प्लस 1, ये एक्सप्रेशन है इसकी। ठीक है, पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट को। अच्छा, अब ये मल्टी वेरिएबल पोलिनोमियल है ना, तो हाईएस्ट इसमें पावर ना 3 लेनी है ना 5 लेनी है, तो ना तो आंसर 5 बनता है ना 3 बनता है, लेकिन आंसर 8 बनता है। जब मल्टी वेरिएबल पोलिनोमियल हो तो अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो बीच में तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। 3 + 5 ऐड होके तो टोटल हाईएस्ट पावर 8 बनेगी। तो सिर्फ 5 को नहीं आंसर मार करना। ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट एग्जाम में, देखने में बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये मार्क कर दिया था कि जी हाईएस्ट पावर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री उसको कहते हैं कि हाईएस्ट जो पावर होती है पोलिनोमियल की, तो 5 बनती है, 5 आंसर मार। 5 आंसर नहीं है यहाँ पर, 8 जो है ना वो आंसर है, क्योंकि दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस इनकी ऐड हो जाएंगी। मल्टी वेरिएबल पोलिनोमियल एग्जामिनर ने खुद बात इस्तेमाल की है। द डिटेल बिलो रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट्स डैमेज एट अ पेपर मिल ड्यू टू लाइन ब्रेकेज। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंड टॉवल्स। सो ये जो डिटेल्स हैं ये बता रही हैं कि एक कितनी प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हुई हैं एक पेपर फैक्ट्री में, एक पेपर मिल में खराब होने की वजह से, लाइन ब्रेकेज की वजह से। तो बताएं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंड टॉवल्स क्या है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, हम सबको सम अप कर देंगे। सबको हम क्या कर देंगे, सबको हम लोग क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। सम अप करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि हैंड टॉवल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने इसमें से हैंड टॉवल्स खराब हुए, उससे डिवाइड, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल आइटम से, तो वी विल गेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंड टॉवल्स, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स एक इवेंट अकर हुआ है। तो हैंड टॉवल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, 85 है। टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, सबको सम करके आएगी, सबको सम करके आएगी। 132 में 85 को ऐड कर लें, फिर 43 और 50 को ऐड कर लेंगे, तो टोटल ये बन जाएगा 310। 85 को जब 310 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.2741 समथिंग। ठीक है, तो 0.27 जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, राइट चॉइस बन रहा है, आंसर बन रहा है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जिस इवेंट की आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं वो कितने टाइम्स अकर हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर, टोटल फ्रीक्वेंसी को आप नीचे से क्या कर, उसके नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है फॉर अ स्पेसिफिक इशू। इन स्टैंडर्ड पाए ग्राफ the sum of measures of all internal central angles subtended at the exact center of the circle is always equal। एक पाए ग्राफ के अंदर, एक पाए ग्राफ के अंदर क्या होता है, पाए ग्राफ जो होता है वो एक पाए की फॉर्म में होता है। ठीक है, मैं तो उसको 2D फॉर्म में ही ड्रॉ कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज के ये पाए ग्राफ है जो एक्सपेंसेस स्पेंड करता है,
एक आदमी जो है ना अपनी इनकम का 40% जो है वो लेट्स सपोज स्पेंड करता है ऑन ग्रोसरीज, फिर बाकी जो है वो रेंटल वैल्यूज के ऊपर सेक्टरा सेक्टरा करते करते फिर हम मुझे टोटल एक बायोग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंगल्स बहरहाल क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में होता है तो एंगल्स यहाँ पे 360 डिग्री ही बनते हैं। टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस क्रिएट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स मेजरिंग 80 डिग्री एंड 4x रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द वेरिएबल वैल्यू x। कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्ट करके वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाती हैं, और उसमें से एक एंगल का मेजर 80 डिग्री है, दूसरे एंगल का मेजर 4x है। आप ये बताएं कि x की वैल्यू क्या है, वेरिएबल x की वैल्यू जो है वो एग्जामिनर ने आपको फाइंड आउट करने के लिए दी है। ये भी लास्ट वीक के टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जब जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके सामने जो एंगल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। ये बात मैंने आपको एंगल्स का जो लेक्चर है डिटेल वहां पे सारी करवाई हुई है। तो एक एंगल बन रहा है 80 डिग्रीज का, दूसरा एंगल बन रहा है 4x का। हमने x की वैल्यू बतानी है। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो 80 डिग्री और 4x दे आर बोथ इक्वल। सिंपली हमने x की वैल्यू निकालनी थी। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया था स्टूडेंट से क्वेश्चन के उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं था वर्टिकल एंगल, क्योंकि फिगर नहीं बनाई हुई एग्जामिनर ने, जानबूझ के उसने फिगर नहीं बनाई थी। अगर तो फिगर बनी हुई होती तो इट वाज एन इजियर वन। ठीक है, सो बहरहाल यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 20 डिग्री आ रही है। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके क्वांटिटेटिव के पोर्शन में वो बड़े इजी आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है और कंप्लीट क्वांटिटेटिव मैथ्स का करिकुलम उसमें इंक्लूड होता है। अ स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म वायर string measured 12 centimeter long is bent carefully to form a perfect square. The length of a single side of this square is। कह रहा है कि एक वायर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर लंबी है, उसको हम लोगों ने बेंड किया है इन द फॉर्म कि हमने उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। क्या बनाया है हमने, उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बेंड किया है। तो ये बताएं कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस द लेंथ ऑफ सिंगल साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज। लेंथ ऑफ सिंगल साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या आएगी, लेंथ ऑफ सिंगल साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या आएगी। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर लंबी वायर है, उसको जब हम स्क्वायर में बेंड करेंगे तो स्क्वायर तो ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो इसको इक्वल साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो 12 सेंटीमीटर लंबी है ना, इसको इक्वल साइड में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो 12 को 4 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो 3 सेंटीमीटर। तो ये साइड भी 3 की, ये भी 3 की, ये भी 3 की, ये भी 3 की। सिर्फ स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। Find the total surface area of a solid geometric cube whose individual outer side measures exactly 3 सेंटीमीटर। एक सरफेस एरिया निकालना है एक ज्योमेट्रिक क्यूब का जिसकी एक जो साइड है उसकी साइड की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। सो क्यूब पहले एक हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो क्यूब क्या होती है, एक 3D फिगर होती है। तो क्यूब क्या होती है, वो क्या होती है, वो एक 3D फिगर होती है। ठीक है, क्यूब क्या होती है, वो एक 3D फिगर होती है और उसकी हर जो सरफेस फेस होता है वो स्केयर की फॉर्म में होता है। यानी ये जो इसका ये फेस नजर आ रहा है ये भी स्केयर की फॉर्म में, ऊपर वाला भी पीछे वाला भी, हर फेस स्केयर की फॉर्म में होता है। हर फेस किस फॉर्म में होता है, स्केयर की फॉर्म में होता है। तो इसका हर फेस जो है वो किस फॉर्म में होगा, स्केयर की फॉर्म में होगा। राइट, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि उसकी हर साइड की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर, हर साइड इसमें बराबर होती है। ये साइड 3 सेंटीमीटर की है। हमने वॉल्यूम नहीं निकालना, हमने सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया कैसे आएगा, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल फेसेस, ऑफ ऑल फेसेस होगा ये। हर एक फेस किस फॉर्म में है, स्केयर की फॉर्म में है। हर एक स्केयर की फॉर्म में और 6 फेसेस बनते हैं इसके, भाई 3D फिगर है। 1 फेस ये फ्रंट पे, ये 2 बैक पे, 3 ऊपर टॉप पे, 4 नीचे बॉटम पे, 5 इधर लेफ्ट साइड पे, 6 जो है वो राइट साइड पे। 6 फेसेस बनते हैं और हर फेस स्केयर की फॉर्म में। स्केयर का एरिया कैसे आता है, एक्स स्केयर करके आता है, क्योंकि स्केयर में हर साइड बराबर होती है। तो यहां पर एक स्केयर का एरिया कितना बन रहा है, क्योंकि लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्केयर 9 बन रहा है एक फेस का एरिया। और टोटल फेसेस कितने होते हैं इसमें, 6। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली 6x स्केयर होता है, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं इसमें। तो 6 इंटू एक्स स्केयर मैंने ऑलरेडी निकाला है, वो 9 है, तो 54 सेंटीमीटर स्केयर आंसर आ जाएगा। 54 सेंटीमीटर स्केयर जो है वो क्या आ जाएगा इसमें आंसर आ। If 4 sweepers can clean a university school facility in 60 days,
How many sweepers will be required to clean the exact same school facility in 20 days? तो 4 स्वीपर जो हैं वो 60 डेज में एक यूनिवर्सिटी स्कूल फैसिलिटी को क्या करते हैं, साफ करते हैं. हाउ मेनी स्वीपर्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्लीन द एग्जैक्ट सेम फैसिलिटी इन 20 डेज? ठीक है, कितने स्वीपर चाहिए होंगे उस स्कूल फैसिलिटी को साफ करने के लिए 20 डेज में? तो इसको सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड है, क्योंकि स्वीपर ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना, एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है. इसको सॉल्व करने का इजी वे क्या है, गिवन डेटा को मल्टीप्लाई कर लें, जो वैल्यू पूछी गई है उसका जो डेटा गिवन है उससे डिवाइड कर लें, जो अननोन वैल्यू निकालनी है वो आ जाएगा. तो 4 स्वीपर्स 60 डेज में क्लीनिंग करें, ये गिवन है. पूछ क्या रहा है कि 20 डेज में अगर क्लीनिंग करनी है तो कितने स्वीपर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, कितने क्लीनर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे. 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 3 4 3 12 स्वीपर्स जो है रिक्वायर्ड. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 17. द वॉल्यूमेट्रिक रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ मिक्सचर इज 4:1. एक वॉल्यूमेट्रिक रेशियो जो है मिल्क टू वाटर की एक मिक्सचर में वो कितनी है, 4:1 है. अगर एग्जैक्टली 8 लीटर्स ऑफ मिल्क प्रेजेंट है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर मिक्स्ड इनसाइड. तो आपने कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है आपने, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो है ना वो आपने बताना है. ठीक है, अब इसके अंदर मिल्क टू वाटर की रेशो जो है वो 4:1 है. मिल्क रेशो वाटर जो है वो क्या है, 4:1 है. मिल्क टू वाटर जो रेशो है वो 4:1 है. अगर इसमें 8 लीटर्स ऑफ मिल्क प्रेजेंट है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने बताना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने बताना है. टोटल वॉल्यूम हमने किसका, पूरे सोल्यूशन का नहीं, सिर्फ वाटर का बताना है. राइट. तो जब भी रेशो का क्वेश्चन है, रेशोइंग फैक्टर को एक्स सपोज करें और पहले टोटल रेशो निकाल लें. ठीक है, सो रेशोइंग फैक्टर यहाँ पे क्या बनता है, इसका बन जाएगा 4x और 1 इंटू एक्स का बन जाएगा x. रेशोइंग फैक्टर यहाँ पर x है, सो रेशो फैक्टर यहाँ पर मैंने क्या सपोज कर लिया, x. आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर लें. अब मिल्क टू वाटर की रेशो है, मिल्क की जो रेशो है वो 4x है, इज इक्वल टू 8 लीटर्स ऑफ मिल्क यहाँ पर गिवन है. सो मिल्क की रेशो क्या बन रही है, 4x बन रही है. और मिल्क की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है गिवन, यहाँ पर मिल्क की जो क्वांटिटी गिवन है वो 8 लीटर्स गिवन है. 4 1 जा 4 2 जा, x की वैल्यू 2 आ गई. वाटर का वॉल्यूम सिंपली क्या है, x है. वाटर का वॉल्यूम क्या है, सिंपली x है. सो लेट मी टर्न ऑफ द ऑटो शेप्स, उसने एरो को पेंटागन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, सो बहरहाल 1x बनती है वाटर की रेशो, क्योंकि ये मिल्क है ये वाटर है. सो 1x, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. सो वाटर कितने लीटर्स आ गया, यहाँ पे 2 लीटर्स आ गया. और अगर टोटल आपसे सोल्यूशन पूछ लेते हैं कि टोटल सोल्यूशन कितना बनता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर या सोल्यूशन कितना बनता है, तो फिर मैं 4x और x को ऐड करूंगा. पहले 4x और इस x को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा. 4x और x को ऐड करूंगा तो 5x आएगा. x की वैल्यू 2 है, तो फिर टोटल जो वॉल्यूम तो बनता है वो यहाँ पर 10 लीटर बनता. आगे चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन 18 पे. द एनुअल 12 months टोटल रेंट ऑफ अ हाउस एट रुपीज stands at rupees 1,14,000. Under the same rate, what will be the accumulated rent for a period of 33 months? एक घर का जो एनुअल रेंट है 12 मंथ्स का जो रेंट है वो 1,14,000 है. ये बताएं कि 33 मंथ्स का रेंट कितना होगा. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रेंट ऑफ 1 मंथ निकाल लेते हैं, रेंट पर मंथ निकाल लेते हैं हम लोग कि एक मंथ का रेंट जो है वो कितना बनता है, रेंट पर मंथ. सो 1,14,000 को हम डिवाइड कर लेंगे किससे, 12 से, क्योंकि 12 मंथ्स का रेंट है ना ये, एक मंथ का नहीं बल्कि 12 मंथ्स का रेंट है ये. 12 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 12 1 जा 12, 12 9 जा 108 हो गया. 6 बचा, 6 और 0 60, 12 5 जा 60, और ये 0 तो 60 में चला गया था, ये दोनों जीरो अपनी जगह पे रह गए, तो 9500 आ जाएगा. तो पर मंथ रेंट कितना है, 9500 है. 33 मंथ्स का रेंट कैसे निकालेंगे, 33 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली. 3 0 0 3 0 0 3 5 15 का 5 1 चला गया, क्या 3 9 27, 27 में 1 ऐड करेंगे 28 आ जाएगा. फिर क्रॉस करेंगे, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया. 3 5 15 का 5 आ गया, 1 आ गया कैरी.
3 9 जा 27, 27 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 28 आ जाएगा। ये 0, ये 0, ये 5 आ जाएगा, 8 और 5, ठीक है। 8 और 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 13, 13 का 3, 1 चला जाएगा कैरी, ये हो जाएगा 11 का 1 और 1 कैरी चला जाएगा, 3,13,500 रुपीज 33 मंथ्स का रेंट बनेगा। 313500 is the answer here. Moving on to the next one. A typist can type 60 words per minute. I have seen this question repeatedly in the recent exams. A typist can type 60 words per minute. How many typists will be required to type a book of 43,200 words in 6 hours? एक टाइपिस्ट जो है वो 60 वर्ड्स टाइप करता है, 60 वर्ड्स टाइप करता है कितने टाइम में, 1 मिनट में। हाउ मेनी टाइपिस्ट्स विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप अ बुक ऑफ 43,200 वर्ड्स इन 6 आवर्स? कितने टाइपिस्ट हमें चाहिए होंगे अगर हम 43,200 वर्ड्स की एक बुक को 6 आवर्स में टाइप करवाना चाहते हैं, टाइप करवाना चाहते हैं हम लोग? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम देखेंगे कि कितने वर्ड्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो हमने टाइप करवाने हैं। फिर हम देखेंगे कि एक टाइपिस्ट जो है वो कितने वर्ड्स टाइप कर सकता है, किसमें, 6 आवर्स में। क्योंकि यहां पर ट्रिकी कंडीशन एग्जामिनर जो ऐड की है वो ये है कि 6 घंटे में कितने, 6 घंटे में कितने टाइपिस्ट रिक्वायर्ड होगी। नहीं, 6 घंटे में हमने 6 आवर्स फिक्स्ड है टाइम जिसमें हमने प्रिंटिंग करवानी है। सो वो टाइम जिसमें हमने प्रिंटिंग करवानी है दैट इज फिक्स्ड, एंड दैट इज फिक्स्ड एज 6 आवर्स। 6 आवर्स के अंदर ही हमने क्या करवानी है, टाइपिंग करवानी है। तो पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो कि टाइप हो सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड बाय अ टाइपिस्ट, टाइप्ड बाय अ टाइपिस्ट इन, टाइप्ड बाय अ टाइपिस्ट इन 6 आवर्स, वो हम निकाल लेते हैं पहले। तो वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड बाय अ टाइपिस्ट इन 6 आवर्स कैसे आएगा हमारे पास? सो एक टाइपिस्ट कितने वर्ड्स टाइप करता है, 60 वर्ड्स टाइप करता है। कितने टाइम में, 1 मिनट में, 1 मिनट में। अब हमारे पास 6 आवर्स हैं तो 60 वर्ड्स टाइप हो रहे हैं, ठीक है। और 6 आवर्स में 6 इंटू 60 मिनट्स हैं। 6 आवर्स में कितना टाइम होगा, 6 इंटू 60 मिनट्स। भाई 6 घंटे हैं, हर घंटे में 60 मिनट्स हैं। ये ओवर आ गया, ये उसके मिनट्स आ गए, और ये उसकी टाइपिंग स्पीड आ गई, वर्ड्स आ गए जो टाइप करता है। किसमें टाइप करता है, 1 मिनट में। तो ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड बाय अ टाइपिस्ट। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक याद रखें, इंट्रेंस टेस्ट में इंटरमीडिएट स्टेप्स को छोड़ दिया करें, एक ही दफा फाइनल कटिंग किया करें, आंसर आ जाता है, टाइम बच जाता है। मैं भी यही काम करूंगा। अब मुझे नंबर ऑफ टाइपिस्ट निकालने हैं। सो नंबर ऑफ टाइपिस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं टोटल वर्ड जो मैंने टाइप करवाने हैं, टोटल वर्ड जो मैंने टाइप करवाने हैं, टोटल वर्ड जो मैंने टाइप करवाने हैं उनसे मैं क्या कर लूंगा, टोटल वर्ड जो मैंने टाइप करवाने हैं उस पर मैं डिवाइड कर लूंगा, ठीक है, वर्ड्स टाइप्ड बाय अ टाइपिस्ट, ठीक है, जो मैंने निकाला था कि कितने वर्ड्स टाइप करेगा एक टाइपिस्ट, टाइप्ड बाय अ टाइपिस्ट, ठीक है, इन 6 आवर्स। 6 आवर्स क्यों मैं बार बार बात कर रहा हूं, एग्जामिनर ने खुद कह दिया कि भाई 6 घंटे में आपने टाइपिंग करवानी है। तो टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 43,200 है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 60, या टोटल वर्ड्स कितने हैं, सॉरी 60 इंटू 60 इंटू 6। भाई ये 6 आवर्स का है, मिनट 6 घंटे में, या आप ऐसे कर लो ना, 6 आवर्स में कितने मिनट्स बनते हैं, 6 आवर्स में 360 मिनट्स बनते हैं। वाई 6 इंटू 6 360 है। अगर आपको यूं कंफ्यूजन है तो आप उसको यूं कर लें, क्योंकि 6 आवर्स में 360 मिनट्स हैं और 1 मिनट में 60 वर्ड्स टाइप होते हैं। तो 360 इंटू 60 भी कर सकते हैं आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पहले ही, राइट। तो चॉइस आपकी अपनी है। जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल कर देंगे, इस जीरो को हम जीरो के साथ कैंसिल कर देंगे, 6 1 जा 6 7 जा 42 आ जाएगा, 1 और 2 क्या आ गया मेरे पास 12, 6 2 जा 12, फिर 6 से डिवाइड करूंगा, 6 1 जा 6, 1 और 2 क्या 12, ठीक है, 6 2 जा 12 हो गया, 6 1 जा, और ये तो 2 टाइप राइटर्स, 2 टाइपिस्ट मुझे चाहिए होंगे, 2 टाइपिस्ट मुझे चाहिए होंगे, 2 2 लोग मुझे चाहिए होंगे अगर मैं 43,200 वर्ड्स को टाइप करवाना चाहता हूं, किसमें, एग्जैक्टली 6 आवर्स में। और एक टाइपिस्ट की जो स्पीड है वो 60 वर्ड्स पर मिनट है, राइट। तो ये 2 60s कहां से आए, एक 60 टाइपिंग
नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड इन 1 मिनट है, उसकी टाइपिंग स्पीड से आए हैं। ये 60 जो है वो मिनट्स का है, और इसको मिनट्स में मैंने टाइम को क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो मेरे पास स्पीड गिवन है वो मिनट्स के लिए गिवन है। टोटल वर्ड्स को आप उससे डिवाइड करवा दें, यू विल गेट द आंसर। तो 2 टाइप्स हमें चाहिए होंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड पोर्शन, एरिया हमने फाइंड आउट करना है ऑफ द कलर्ड पोर्शन। अच्छा, जिसमें जो फिगर्स होती है ना, ये टू द स्केल ड्रॉन नहीं होती हैं। हमें ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये उसका हाफ है, हाफ नहीं है। आपने रीडिंग्स को देखना है कि क्या रीडिंग्स गिवन है। तो ये जो रीडिंग गिवन है, ये गिवन है कि ये 1 मीटर है यहां तक, ये टोटल जो है यहाँ पे 3 मीटर्स है। हमने ये सारे का सारा बताना है कि ये सारे का सारा कितना है। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी कितना है, 1 मीटर है। और ये इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर, तो फिर ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला भी जो पोर्शन है, ये भी 1 मीटर हो जाएगा। और ये वाला 1 मीटर मैंने कहां से लिया भाई, एग्जैक्टली ये जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ ये भी है। तो ये भी क्या है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। ये भी मेरे पास क्या है, 1 मीटर है। अब मैंने ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है जो कि ब्लैक में शेडेड है। अब ये अगर टोटल 4 था, ये इतना सा तो 1 है, तो यहां तक क्या रह जाएगा, यहां तक ये क्या रह जाएगा, 3 मीटर्स रह जाएगा। यहां तक ये जो है वो कितना रह गया, 3 मीटर्स रह गया। ये अगर 1 है और टोटल ये 3 मीटर्स था, तो 3 में से इस 1 को निकाल दें तो पीछे ये कितना रह जाएगा, 2 मीटर। तो ये पोर्शन कितना है, 2 मीटर का। तो 3 इंटू 2 कर लेंगे, 3 इंटू 2 कर लेंगे तो 6 मीटर स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्ट पोर्शन की तरफ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एडवांस मैथमेटिक्स, एंड जिनका अगर कंप्यूटर साइंसेज है तो कंप्यूटर साइंसेज के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो है वो फिजिक्स का सेक्शन है। और फिजिक्स के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग, a particle moves along a circular path of radius r. If the speed is doubled and the radius of the path is halved, the centripetal acceleration changes by a factor of. So अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, किसमें मूव कर रहा है एक पार्टिकल, पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ। अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि यहां पर अगर हम इसकी स्पीड को डबल कर देते हैं और उसका जो पाथ है उसके रेडियस को हाफ कर देते हैं, तो ये बताएं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सो जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है उसकी जो एक्सेलरेशन होती है, दैट इज गिवन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय AC इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब जरा गौर कीजिए, कंडीशन क्या है, कह रहे हैं स्पीड को डबल कर दिया गया है, तो V की जगह पे अब जो नई स्पीड है वो क्या होगी है, 2V होगी है। सो दैट इज 2V का स्क्वायर, V की जगह पे 2V का स्क्वायर। रेडियस हाफ हो गया है, R/2 हो जाएगा रेडियस। तो बताएं ओवरऑल चेंज कितना आएगा। सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर 4 और V स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 4V स्क्वायर। डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको R/2 से, R/2 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4 जा 8V स्क्वायर बाय R हो गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो गिवन है किससे, V स्क्वायर बाय R से। V स्क्वायर बाय R से वो रिप्रेजेंट होती है, तो ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन गई है। तो नई जो एक्सेलरेशन आई है वो 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच वाज V स्क्वायर बाय R। द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओनली इंटरनल फोर्सेस। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ा क्लियरली ये कहता है कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, चाहे वो कंजर्वेटिव हैं, नॉन कंजर्वेटिव हैं, इंटरनल फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, वो सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होंगे, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होंगी सारी, उसकी इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो नेट फोर्सेज के ऊपर कर रहा है ना, टोटल फोर्स के ऊपर। नेट का मतलब क्या था, टोटल, तो द नेट रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस, the RMS velocity of its molecule changes to, RMS जो velocity होती है molecules की, ठीक है, of gas molecules, that is given by root mean square velocity जिसको हम कहते हैं, that is given by 3 times RT divided by M होती है। अब इसमें 3 कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, मैथ भी उनका कांस्टेंट ही रहेगा ना, मैथ तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये अगर सारे कांस्टेंट्स हैं इनको हटा दिया जाएगा जब, तो पीछे क्या पता चलता है कि वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द अंडर रूट ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर, ऑफ द अंडर रूट ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर, अंडर रूट ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर के इक्वल है।
ठीक है, तो यहाँ पे T2/T1 मैं करूंगा कि चेंज कितना आया है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सो क्या है ये किसके इक्वल है, यानी वो सारा तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमें तो मास गिवन नहीं है ना, आर जनरल गैस कांस्टेंट है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, यानी पहले कितनी थी वेलोसिटी, अब कितनी थी वेलोसिटी, तो नया टेम्परेचर डिवाइड बाय पुराना टेम्परेचर कर देंगे सिंपली, और टेम्परेचर को आपने पहले लाजमी कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लेके जाने के लिए 273 ऐड होगा, जब इसमें 273 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। 927 में जब जो है वो 300 ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 273 इसको 1000, ये हो जाएगा 1200 केल्विन, 1200 केल्विन हो गया। तो अंडर रूट ऑफ 1200/300 कर दें अगर आप देखें ना, टेम्परेचर कितना बड़ा है, 4 टाइम्स बड़ा है ना, तो 12 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 4 टाइम्स बड़ा है, तो अंडर रूट 4 टाइम्स अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2, तो डबल कर देगा उसको, उसकी इनिशियल वैल्यू से क्या कर देगा, डबल कर देगा। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ कहता है फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर लें, 1/0 टाइम्स इनटू टोटल चार्ज कर लें, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब यहां पर एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस का जीरो है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, फील्ड जो है वो सरफेस के ऊपर जीरो है, हो सकता है ना हो। एक बात बड़ी क्लियर है कि जब टोटल नेट चार्ज जो है इनसाइड द सरफेस वो लाजमी तौर पर जीरो है, वो लाजमी तौर पर जीरो है, क्योंकि फाई क्या है, 1/0 टाइम्स क्यू है, तो फाई अगर जीरो है, फाई अगर जीरो है यानी फ्लक्स अगर जीरो है, जीरो प्लग इन कर दें, 1/0 टाइम्स इक्वल टू क्यू आ जाएगा, 1/0 टाइम्स इंटू क्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो आ जाएगा ना, क्यू क्या आ जाएगा जीरो, तो क्यू इक्वल टू जीरो है। बेसिक गॉसेस लॉ की डेफिनेशन है उससे, और जो गॉसेस लॉ का केस नंबर 1 है वो हॉलो चार्ज अफेयर वाला, उसके साथ ये रिलेट करता है। अब बेसिक ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन द फंडामेंटल फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट करता है। चेंज ऑफ फ्लक्स जो है इन वन कॉइल, चेंज ऑफ फ्लक्स इन वन कॉइल ईएमएफ इंड्यूस करता है फ्लक्स के चेंज की वजह से इन द सेकेंडरी कॉइल, सो दिस इज द प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि एक कॉइल का फ्लक्स चेंज होके दूसरे कॉइल के फ्लक्स को चेंज करके उसमें ईएमएफ इंड्यूस करवा रहा है। व्हेन अ लाइट वेव ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू अ डेंस ग्लास ब्लॉक, लाइट जो है वो एयर से डेंस ग्लास ब्लॉक में जा रही है, यानी रेयर मीडियम से, हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। विच ऑफ इट्स प्रॉपर्टी रिमेन्स कंप्लीटली अनचेंज, कौन सी प्रॉपर्टी उसकी अनचेंज रहती है, स्पीड चेंज होगी, यानी वेलोसिटी चेंज होती है। वेव लेंथ पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा है, ठीक है, तो वेव लेंथ पे भी फर्क पड़ता है, एम्पलीट्यूड भी उसका चेंज होगा, एंगल भी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रखता है वो अपनी, फ्रीक्वेंसी उसने रिटेन रखनी है, फ्रीक्वेंसी उसने रिटेन रखनी है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो वही रहेगी, यही तो वजह है उसको सेम रखने के लिए, ये वी और लैम्डा चेंज होंगे तो एफ की रेशियो सेम रहेगी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज हाफ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर सेपरेशन डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है, तो ओवरऑल विड्थ जो होगी, जो इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना वहां पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ओवरऑल विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, और द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, वो डबल हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। अगर आप इसको हाफ करेंगे तो इट विल बिकम डबल, ठीक है ना। दो स्लिट्स का डिस्टेंस जो है अगर आपने आधा कर दिया है, ठीक है, अगर वो आपने आधा कर दिया है, जितना डिस्टेंस था उससे अगर आपने हाफ कर दिया है, आधा कर दिया, टू पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द इनकमिंग लाइट्स इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या पोलराइजेशन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या है, वो कहता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, ये पहले तो हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या होती है, एच एफ होती है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट होती है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी का,
ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करेगी? ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एच तो कांस्टेंट है, तो डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या मेरे पास, ये मेरे पास 160 आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सप्रेशन sin 5x डिवाइडेड बाय tan 2x। sin 5x डिवाइडेड बाय tan 2x पड़ा हुआ है, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फाइंड आउट करके दिखाएं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर पड़ा हुआ है sin 5x, नीचे क्या पड़ा हुआ है? नीचे पड़ा हुआ है tan 2x। नीचे क्या पड़ा हुआ है? नीचे पड़ा हुआ है जी tan 2x। tan 2x पड़ा हुआ है, ठीक है। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम क्या कहता है? सैंडविच थ्योरम कहता है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू जीरो और ऊपर साइन ऑफ, बल्कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो कर लें ताकि एन से कंफ्यूजन हो, साइन ऑफ एक्स और नीचे एक्स पड़ा हुआ हो तो ये 1 हो जाता है। और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो हो और tan थीटा बाय थीटा पड़ा हुआ हो, tan थीटा बाय थीटा पड़ा हुआ हो तो ये भी क्या रहता है? 1 हो जाता है। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। एक तो मैं क्या करूंगा, मैं 5x से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से मैं 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर लूंगा। x एक दफा फिर ले आते हैं, पहले वो ले आए। एक तो हमें 5 चाहिए, नीचे मुझे इसके 5 चाहिए ना, और साथ में 2/2 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? x/x। जब लिमिट अप्लाई करेंगे उससे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। sin 5x के नीचे मैं ये वाला 5 और ये वाला x ले आऊंगा, और ये जो सबसे ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और x मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे ऊपर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाकर सबसे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको यूं लिख सकता हूं 1/tan 2x डिवाइडेड बाय 2x। रीजन भाई ये सारा भी तो नीचे लेके जाना है ना इसके, ताकि ये चीज भी बन जाए। पीछे क्या रह गया? पीछे बचा ये वाला 5 और ये वाला 2। इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, इसको इस लिमिट से मैं क्या कर लेता हूँ? बाहर निकाल, पीछे रह जाएगा 5/2। अब जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी ये भी 1, जब इस पे भी लिमिट 0 अप्लाई होगी ये भी 1। 1 इंटू 1 1, पीछे रह गया 5/2। 5/2 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इवेल्युएटेड, find the derivative dy by dx evaluated at x approaches to 0, x equal to 0 when the function y is equals to x 3x dot cos x। तो डेरिवेटिव हमने बताना है x की वैल्यू 0 के ऊपर, तो पहले तो डेरिवेटिव निकालते हैं ना इसका। तो फंक्शन जो गिवन है हमारे पास, पहले उसको मैं रीराइट कर लेता हूँ। तो फंक्शन गिवन है मेरे पास ये e की पावर 3x डॉट कॉस x। इस पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले इसको फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3e3x आ जाएगा। भाई जो पावर में टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे 3x का डेरिवेटिव 3 वो आ गया और cos x अपनी जगह पे, प्लस अब e³ x को छोड़ देंगे, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन x। dy बाय dx निकाल लिया। अब x की जगह पे 0 प्लग इन कर दें, 3 e की पावर 0 हो जाएगा, 3x 0, ये आ जाएगा cos 0, ये क्या आ जाएगा? cos 0 प्लस e की पावर 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन 0। cos 0 क्या होता है? 1, e की पावर 0 क्या होता है? 1, 3 इंटू 1 ये आ गया 3, साइन 0 0 होता है, ये तो टर्म ही खत्म होगी। 3 माइनस 0 करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ f of x equal to 3x square limit x equals to 1 to the upper, limit x equals to 1 to the upper limit x equals to 3। सो फंक्शन है 3x square, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 3। इसका इंटीग्रल ले लेंगे, इंटीग्रल 3 x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 का क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब क्या आ जाएगा? 27, 27 में से 1 चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 26। इजी था ये, ठीक है। लिमिट निकालनी थी,
इंटीग्रल निकाला था, लिमिट प्लग इन कर दी। द जनरल फाइंड द जनरल सोल्यूशन टू द फर्स्ट ऑर्डर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय y। ठीक है, इसका जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर y। 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, गिवन है यहाँ पे। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें, y वाली को एक तरफ कर लें, तो ये हो जाएगा 1/y, 1/y dy। ये y जो मल्टीप्लाई था नीचे जाकर डिवाइड हो गया ना, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या निकालनी है, हमने जनरल इक्वेशन निकालनी है। 1/y का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y। 3 जो है 3x स्क्वायर, इसका जब हम इंटीग्रल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x³ by 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ y। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x³ प्लस c। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बेस ई लेना पड़ेगा ना, बेस ई लेना पड़ेगा दोनों तरफ। नेचुरल लॉग तो बेस ई से कैंसिल होता है, ये तो हो जाएगा कैंसिल, पीछे आ जाएगा y, क्योंकि y की फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है, राइट। तो ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा e की पावर x³। ठीक है, और प्लस c। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ई की पावर x³ डॉट ई की पावर c लिखा जा सकता है। ई की पावर c, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट ही होगा, अगेन c आ जाएगा। y इज इक्वल टू c ई एक्स की पावर 3 आ जाएगा, c डॉट ई एक्स की पावर 3, y इज इक्वल टू c ई डॉट एक्स की पावर 3। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट चॉइस बनता है। फाइंड द स्केलर डॉट प्रोजेक्शन a डॉट b ऑफ द वेक्टर्स a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k एंड b इज इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k, i माइनस 2j प्लस k। डॉट प्रोडक्ट निकालना है a डॉट b। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इस डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i डॉट i 1, j डॉट j भी 1, k डॉट k भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 2i इंटू आई, 2 आ गया क्योंकि i इंटू आई 1 हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये प्लस 3j है और वो माइनस j है, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3। सो -1 इंटू +2, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2। सो +2 और -2 नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा -3। सो -3 इज द आंसर हेयर। Two fair standard six-sided dice are rolled simultaneously. What is the probability that sum of the top faces equals exactly 7? कहता है कि 2 डाइस को थ्रो किया गया है इकट्ठे साइमल्टेनियसली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर आने वाला सम जो है वो 7 होगा। तो 1.1 से ये स्टार्ट होगा, पहले वाला दोनों पे 1 आया, चलेगा कहाँ तक, ये 1 और 6 तक, 1 और 6 तक ये चलेगा। तो इसमें 7 कौन सा बन रहा है, 1 और 6। सेकेंड लाइन 2 1 से स्टार्ट होगी, उसमें सम 7 किसका बन रहा है, 2 और 5 का बन रहा है। थर्ड में 3 और 4 का बनेगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट में 4 और 3 का बनेगा, सम जो है वो 7 बनेगा, सम जो है वो 7 बनेगा। फिर उससे अगली में 5 और 2 का सम जो है वो 7 बन रहा होगा ऊपर, क्योंकि एक पे 5 आया, अगले पे 2 आया। और लास्ट में जब फर्स्ट पे 6 और सेकंड पे 1 आया, तो सम क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। जब 2 डाइस साइमल्टेनियसली रोल होते हैं तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 36। वाई बिकॉज ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा नीचे। और ऊपर ये कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बनेंगे, 1/6 आ जाएगा। सो 1/6 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये 1/6 आ जाएगा, राइट। सो टोटल आउटकम जो है ना, ये क्या आएंगे, ये आ जाएंगे 36। 6 जो है जिनका सम 7 बना है,
6/36 क्या आ गया, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसका सेक्शन है, इंग्लिश के सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताने हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर डायरेक्टली, दे कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द कंटेक्चुअल फॉर्म, यानी सेंटेंस की फॉर्म में भी होते हैं, डायरेक्टली भी पूछे गए होते हैं। कह रहे चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू थ्राइव। थ्राइव से का जो क्लोजेस्ट वर्ड बनता है, सिनोनिम बनता है, वो बताएं। थ्राइव का मतलब होता है किसी चीज का डेवलप होना, ग्रो होना, सक्सेसफुल होने को भी, कामयाब होने को भी कहते हैं थ्राइव। ठीक है, तो यहां पर इसका क्लोजेस्ट इन मीनिंग क्या आ जाएगा, प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का भी मतलब होता है तरक्की करना। डिटोरिएट का तो मतलब है खराब हो जाना। लिंगर का मतलब है डिले करना। इवेड का मतलब है टू स्केप, जान छुड़ाना, भागना। The provocative documentary was designed to provoke a strong reaction from the quiet community. कह रहे कि डॉक्यूमेंट्री जो थी वो थी प्रोवोकेटिव इन नेचर, और उसका मकसद क्या था, किस लिए डिजाइन की गई थी, कि टू प्रोवोक कर सकें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम द क्वाइट कम्युनिटी। फ्रॉम द क्वाइट कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो क्या कर सकें, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो क्या कर सकें, सोसाइटी से लिया जा सके। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, प्रोवोक का मतलब ये होता है कि किसी को स्टिमुलेट करना। इवन उकसाने के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, उकसाना, किसी को उकसाना, किसी को किसी बात के ऊपर कहते हैं ना, तैश दिलाना उर्दू में हम कहते हैं। ठीक है, सो प्रोवोक, प्रोवोक का यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैसिफाई नहीं। पैसिफाई का तो मतलब होता है सिचुएशन को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है प्रोवोक। प्रोवोक भी इसी का सिनोनिम है, इवोक भी इसका सिनोनिम है। मैं क्योंकि ये रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो बाकी भी सिमिलर वर्ड्स में बता दूंगा। क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए होते स्टूडेंट फीडबैक पे, जो सेशन के स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं हमारे, उनके ऊपर। तो इवोक का हो सकता है वर्ड आ जाए इसके लिए। किसी को जबरदस्ती कोई बुरा काम करने के लिए भी आप कह सकते हैं प्रोवोक, वहां पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, या किसी को उकसाना कि भाई इसने तो तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की है, तुमने उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ताकि उनका लड़ाई झगड़ा हो जाए, खुदा न वास्ता। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट मीनिंग टू स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का हमने ऑपोजिट जो है वो चूज करना है। ठीक है, ऑपोजिट चूज करना है। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल। किसी चीज को लेके आप स्केप्टिकल हैं तो उसका मतलब है कि आपके जहन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ शक शुबे हैं। ऑपोजिट क्या होगा, क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, क्रेडुलस का मतलब होता है ऐसी चीज जिस पे आप क्विकली जो है वो बिलीव कर लें। ठीक है, क्विकली जो है जिस चीज पे आप क्या कर लें, बिलीव कर लें। अच्छा, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है सिनिकल। ठीक है, सिनिकल का मतलब ये होता है कि वो लोग जो दूसरों के इरादों पे डाउट करता है। लेकिन हमने ऑपोजिट बताना है। अगर मीनिंग पूछा होता तो फिर तो था ये, तो इसका भी मतलब होता है दूसरों की नीयत पर शक करने वाले को सिनिकल कहते हैं, डाउट करने वाले को। हमने ऑपोजिट बताना है, तो क्रेडुलस। तो पेपर में से इतना सिनोनिम के बाद अचानक एंटोनिम आया होगा, तो जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो देख के करना है। डिस्पाइट द ईयर्स ऑफ बिटर एनिमोसिटी द टू नेबरिंग फैमिलीज फाइनली साइंड अ पीस ट्रीटी। एनिमोसिटी कहते हैं दुश्मनी को, लड़ाई झगड़े को। कह रहा है कि बावजूद इसके कि दोनों घरानों में एनिमोसिटी थी, दोनों नेबरिंग फैमिलीज ने एक पीस ट्रीटी यानी अमन मुआहिदा जो है वो साइन कर लिया। एनिमोसिटी मीन्स हॉस्टैलिटी, लड़ाई झगड़ा, इल विल। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, गुडविल, यानी दूसरे के लिए क्या रखना, अच्छे, अच्छी नीयत रखना। एनोलॉजीज पे आ जाते हैं। प्लेटू माउंटेन, प्लेटू क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड जो कि हाइटेड होता है इर्द गिर्द से, उसको प्लेटू कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्लेटू कहते हैं। माउंटेन जो होती है वो स्लोपी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक की हाइट कम है, एक की हाइट जो है वो ज्यादा है, ये भी कह सकते हैं। प्लेन वैली इसका आंसर बनेगा, क्यों, क्योंकि प्लेन्स क्या होता है, मैदानी इलाके, और वैली क्या होता है, पहाड़ों के बीच का जो दरमियानी इलाका होता है, उसको कहते हैं। जैसे पोटोवार प्लेटू है, पूरे का पूरा ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद है, जब आप मोटरवे M2 पे ट्रेवल करते हैं तो वो एक प्लेटू है। ठीक है, और माउंटेन फिर पीछे उसके बैक पे माउंटेन रेंज है जो कि हाइट पे है। सिमिलरली प्लेन वैली के साथ एक प्लेन एरिया होता है। वैली क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में दरिया बह रहा है, आगे एक प्लेन ग्राउंड है, प्लेन वैली। बस रोड, अब बस ड्राइव्स ऑन रोड, अ ट्रेन मूव्स ऑन अ ट्रैक, ट्रेन मूव्स ऑन अ ट्रैक, बस सड़क पे चलती है, ट्रेन स्पेसिफिकली ट्रैक पे चलती है। एयरप्लेन हैंगर, हैंगर में एयरप्लेन पार्ट होता है। शिप को एंकर करने का मतलब है शिप रोकी गई है एक जगह पे। कार में इंजन होता है। यहां पर रिलेशनशिप क्या है कि कौन सी चीज किस चीज के ऊपर ड्राइव हो रही है, तो ट्रेन ट्रैक। एंड फॉर कंक्लूजन,
दोनों सिमिलर है ना एक दूसरे के। या आप ये कह सकते हो एक के बाद दूसरा आता है। एनफर कंक्लूजन, अखज किया किसी की बात को आपने, कोई उसके इन्फ्रेंस ली, कोई मीनिंग लिया, फिर आपने कंक्लूड कर दिया कि भाई उसकी बात का कंक्लूजन ये बनता है, उसकी बात का कंक्लूजन जो है वो ये बनता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? गैस सर्टेनिटी नहीं, गैस और सर्टेनिटी, गैस तुक्का लगा के तो सर्टेनिटी तो नहीं होगा। इन्वेस्टिगेट क्लू, इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो क्लू मिलता है। ये तो क्या हुआ है कि एक स्टेजेस है ना, सिमिलैरिटी है भी है और स्टेजेस की भी सिमिलैरिटी है। तो डेलिबरेट डिसीजन, डेलिबरेट होकर आप डिसीजन ले लेते हैं जल्दी में, ठीक है, या आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए ना, इन्फर के बाद आप कंक्लूजन पे पहुंच गए, जल्दबाजी में आप एक डिसीजन पे पहुंच गए। लीन ओबीस ऑपोजिट है। लीन पतले को कहते हैं, ओबीस मोटे को कहते हैं। उसमें से ऑपोजिट ढूंढना है। स्लेंडर स्किनी नहीं, स्लेंडर भी पतला ही होता है। डिम रेडियंट, डिम यहाँ पे कम लाइट है और रेडियंट यहाँ पे काफी ब्राइट लाइट है। सेंटेंस कंप्लीशन आ गया। While true dash encourages a healthy sense of self-respect, excessive arrogance often alienates friends and colleagues alike. कह रहा है कि जहां पर ट्रू डैश इंकरेज करती है हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट को, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो एरोगेंस है वो आपको दूर कर देती है आपके फ्रेंड से और इससे आपके कोलीग से। देखते हैं चॉइसेस क्या हैं। सो वाइल ट्रू प्राइड इनकरेजेस, हाँ ट्रू प्राइड का मतलब क्या होगा कि हेल्दी सेल्फ और सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वैसे तो मीनिंग यही बन रहा है। ह्यूमिलिटी तो डाउन टू अर्थ है, मोडेस्टी भी डाउन टू अर्थ है। शेम, शेम कैसे इंकरेज करेगी? प्राइड, इज्जत में और एरोगेंस में फर्क है। प्राइड इज अ गुड वर्ड, कि आपको अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है, जो उसने सेंटेंस में कहा है। एरोगेंस तो क्या है? मगरूर होना, गरूर होना। गरूर तो आपको दोस्तों से दूर कर देगा, कोलिग से दूर कर देगा। द ड्राइवर केयरफुली अटैच द हैवी कार्गो ट्रेलर टू द डैश बिफोर स्टार्टिंग द लॉन्ग जर्नी अक्रॉस द कंट्री साइड। द ड्राइवर केयरफुली अटैच द हैवी कार्गो ट्रेलर टू द डैश, कैरिज के साथ तो नहीं जोड़ा जाता, ट्रैक्टर के साथ ट्रेलर जोड़ा जाएगा ना, ट्रैक्टर। ये तो कॉमन सेंस की लॉजिक थी, यहाँ पे मीनिंग की भी जरूरत नहीं थी। टू प्रिवेंट फ्रॉड द बैंक रिक्वायर्स टू डिस्टिंक्ट वेरिफिकेशन स्टेप टू कंप्लीट एनी हाई वैल्यू मनी डैश ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन नो, ट्रांजिशन नो। मनी ट्रांसफर जो ऑनलाइन होता है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, तो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन। गुड टीचर्स अंडरस्टैंड हाउ टू डैश अ स्टूडेंट्स नेचुरल टैलेंट बाय प्रोवाइडिंग बोथ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड कांस्टेंट एनकरेजमेंट। कह रहा है कि अच्छे टीचर्स वो होते हैं जो कि स्टूडेंट के नेचुरल टैलेंट को भी डैश द स्टूडेंट नेचुरल टैलेंट एंड साथ साथ वो प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी और इंकरेजमेंट भी। गुड टीचर्स अंडरस्टैंड हाउ टू निग्लेक्ट, नहीं निग्लेक्ट थोड़ी करेंगे। सप्रेस का तो मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, दबा देना। नर्चर, नर्चर का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना, प्रमोट करना, वैसे डेवलप करना, ठीक है। नर्चर टू डेवलप और अ टैलेंट, टू इनकरेज अ टैलेंट। सेंटेंस करेक्शन है। अब सेंटेंस करेक्शन समटाइम्स ऐसे होता है कि सेंटेंस के अंदर किसी पार्ट में मिस्टेक है उसको बताना होता है। समटाइम्स यूं भी आ जाती है कि भी सेंटेंसेस मेंशन होते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। प्रैक्टिकली करेक्ट सेंटेंस, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट एट द सेमिनार। नाइदर द टीचर, इसमें इमीडिएट सब्जेक्ट को देखते हैं। नाइदर का जो सब्जेक्ट है वो टीचर के साथ मेंशनड है। नाइदर टीचर सब्जेक्ट है, उसके साथ नाइदर का वर्ड मेंशन है। नॉर के साथ जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर आना चाहिए, ये इनकरेक्ट है। नीदर द टीचर या नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट द सेमिनार, ये करेक्ट है। ये गलत है, नाइदर के साथ नॉर आता है और नहीं आता। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर बीइंग प्रेजेंट, नहीं ये सेंस नहीं बना रहा, गुजरी हुई बात बता रहे हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट अ ब्रिक नियरली हिट हिम ऑन द हेड, क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ब्रिक वॉक कर रही है। डैंगलिंग मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट जो इंग्लिश का आपको मैराथन लेक्चर करवाया था उसमें चीज बताई थी। While walking down the street, a brick nearly hit him on the head. ठीक है, while walking down the street, as he was walking down the street, a brick nearly hit him on the head. This one is correct. ये उस डैंगलिंग मॉडिफायर को कंप्लीट कर रहा है कि वो जब गली से गुजर रहा था, as he was walking down the street, a brick nearly hit him on the head. She enjoys reading. She enjoys reading, to swim and to go for long walks. Incorrect है भाई, स्विम के पहले टू क्यों लगा रहे हो? जर्न ही फिर चलेगा ना। शी एंजॉयज रीडिंग, स्विमिंग एंड टेकिंग लॉन्ग वॉक, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इट रिक्वायर्स अ जर्न, रीडिंग स्विमिंग टेकिंग तीनों के साथ फिर आएगा आईएनजी।
The smartphone has changed the way people communicate. It has made the world a smaller place. The smartphone has changed the way people communicate. The way people communicate. The people communicate. ठीक है, the people communicate. Comma. It has made the world a smaller place. ठीक है, कोमा जो है ना, क्या होगा? आप इट लगा दिए, इट से पहले कोमा है, सेंस नहीं बन रही यहाँ पे। द स्मार्टफोन हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट, कोमा मेकिंग द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस। अगर कोमा लगा रहे हैं, फिर या तो यहाँ पे कंजंक्शन लगाते ना, कोमा क्यों लगाया फिर? बिकॉज इट हैज मेड द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस, फिर काम चलता। कोमा नहीं, कोमा आएगा तो फिर कंटिन्यूटी रहेगी, और कोमा आएगा, कोलन नहीं आएगा। बी इसलिए इनकरेक्ट है। ठीक है जी, तो सी करेक्ट है। द स्मार्टफोन हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट, कोमा मेकिंग द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ पे चलते हैं, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है इसमें। द शिफ्ट टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज नो लॉन्गर जस्ट एन एनवायरमेंटल आइडियल, इट हैज बिकम एन इकोनॉमिक इंपेरेटिव। इंपेरेटिव इज समथिंग व्हिच इज नेसेसरी, व्हिच इज क्रूशियल। कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट है वो सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हम इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज को कर्टेल करना चाहते हैं, बल्कि अब फाइनेंशियली भी इस तरह सस्ता तरीका कार बिजली बनाने का नहीं है। ओवर द लास्ट डेकेड the manufacturing cost of solar panels and wind turbines has plummeted by over 70%, making clean energy highly competitive with traditional fossil fuels in many global markets. However, the bottleneck is no longer the production cost. कह रहा है कि रिसेंट टाइम्स में जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, विंड टर्बाइंस की और सोलर पैनल्स की, वो प्लमेंट हो गई है, 70% से ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है। प्लमेंटेड मींस शॉर्प ड्रॉपली, ड्रॉप शार्पली, शार्पली कोई चीज ड्रॉप हो जाए, कम हो जाए, नीचे आ जाए। However, the true bottleneck is no longer production cost. कह रहे हैं कि अब जो bottleneck है, यानी अब जो हमारे लिए मसला है, जो हमारे लिए रुकावट है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि but grid infrastructure, aging electrical grids are ill equipped to handle the intermittent decentralized nature of the wind and the solar power generation. कह रहा है कि प्रॉब्लम ये है इसके अंदर, प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि जो हमारे पुराने इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं वो इल इक्विप्ड हैं, वो हैंडल नहीं कर सकते, वो हैंडल नहीं कर सकते जो इंटरमीडिएट और डिसेंट्रलाइज्ड नेचर है विंड और सोलर पावर जनरेशन। विदाउट मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इनटू स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल स्केल स्टोरेज, बिलियंस ऑफ क्लीन वाट्स विल सिंपली गो टू वेस्ट। कह रहा है मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के बगैर, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के बगैर, इंडस्ट्रियल स्केल बैटरी स्टोरेज के बगैर, जो क्लीन वाट्स, यानी क्लीन वाट से मराज है कि रिन्यूएबल एनर्जी से, जब रिन्यूएबल सोर्सेज जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो क्लीन होती है, उसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, वो जाया जा रही है, इज गोइंग टू वेस्ट। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर ड्राइविंग द करंट अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? टेक्स्ट के मुताबिक प्राइमरी फैक्टर क्या है अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? गवर्नमेंट मैंडेट्स एंड स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज? नो। अ मैसिव ड्रॉप इन द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? नो। उसने कहा था कि अब वो इकोनॉमिकली भी जरूरी हो गया है, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। वो क्या पड़ती है? वो सस्ती पड़ती है। तो एक बात तो ये उसने की है कि ड्रॉप हो गया, उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई है। हो सकता है ये आंसर हो, लेकिन ऑप्शन डी हमेशा देखना है आपने। मे बी दिस इज द आंसर, एक लग तो रही है ये चॉइस। द टोटल एग्जॉशन ऑफ द ग्लोबल ऑयल रिजर्व, इस पेपर में हमेशा आंसर उस कॉम्प्रिहेंशन का, उस पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक करना है। यहाँ पर उसने कहीं भी ग्लोबल ऑयल रिजर्व के खत्म होने का, एग्जॉस्ट होने का उसने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। आगे है पब्लिक प्रोटेस्ट डिमांडिंग क्लीनर एयर, इसका भी जिक्र नहीं है। तो ये एक बात मेंशन थी कि क्योंकि मैसिव ड्रॉप आ गया है इन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सस्ती है, लेकिन एक रीजन से ये भी बताई थी कि शिफ्ट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सिर्फ इन्वायरमेंटल आइडियल नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकली भी जरूरी है, इकोनॉमिक इंपेरेटिव भी है, कि इससे इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल है। इंपेरेटिव मींस प्रैक्टिकल, क्रूशियल। व्हाट आर द वर्ड बॉटलनेक मींस एज यूज्ड इन द पैसेज? बॉटलनेक का मतलब क्या है? वैसे तो बॉटलनेक का मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक बॉटलनेक कहते हैं कि पीछे अगर 5-6 लाइंस लेन्स हो, ट्रैफिक के आगे आके 2 लाइंस में मर्ज हो रहे हो, तो बॉटलनेक क्रिएट होता है। हिंड्रेंस को कहते हैं। बॉटलनेक का मतलब होता है हिंड्रेंस, रुकावट या पॉइंट ऑफ कंजेशन,
जैसे मैंने वो गाड़ियों के लिए बताया आपको, यानी प्रोग्रेस को स्लो कर देने वाली चीज। अ नैरो पाथ डाउन अ माउंटेन, नहीं। अ कंटेनर यूज फॉर लिक्विड स्टोरेज एनर्जी, नहीं। अ मेजर ऑब्स्टेकल दैट डिलेज और स्टॉल्स द प्रोग्रेस, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है, उसने कहा कि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुराना है। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज्यादा पुराना है, तुझे गौर से करना है। फिर आप लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ ट्रिकी आते हैं, ट्रिकी नहीं आते, समझ के करने हैं। वाई आर एजिंग इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स कंसिडर्ड इल इक्विप्ड फॉर ग्रीन एनर्जी? क्यों पुराने जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं वो इल इक्विप्ड हैं फॉर ग्रीन एनर्जी? दे कैन नॉट हैंडल पावर दैट इज इनकंसिस्टेंट जनरेटेड फ्रॉम डिसेंट्रलाइज्ड सोर्सेज, यस। ये बात उसने मेंशन की हुई है। उसने कहा है कि इनकंसिस्टेंट पावर है ना, देखें दिन के टाइम ज्यादा पावर जनरेट होती है सोलर से, या जब विंड है तो विंड एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जब विंड नहीं है, सोलर नहीं है, तो वो कम हो जाती है। ठीक है। तो क्या है यहाँ पर कि वो इल इक्विप्ड है, वो इंटरमिटेंट डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ विंड एंड सोलर पावर जनरेशन को हैंडल नहीं कर सकते, उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं वो उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो वो उसको क्या नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, ये रीजन है। लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल नेचुरल थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स possess a spiritual essence is known as। पर्सन जो बिलीव करता है कि ऑल नेचुरल थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब के पास एक स्पिरिचुअल एसेंस होती है, ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे शख्स को हम लोग, या ऐसी थ्योरी को हम लोग एनिमिज्म कहते हैं। मीनिंग ही पूछ रहा है, और इस बिलीफ को मानने वाले को एनिमिस्ट कहते हैं। एनिमिस्ट या एनिमिज्म की वो थ्योरी है, वो कहते हैं कि प्लांट्स में भी रूह है, क्रिएचर्स में भी रूह है, हर चीज में एक रूह पाई जाती है, स्पिरिचुअल एसेंस है। एथिस्ट तो जो गॉड पे बिलीव ही नहीं करते। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट वो होते हैं कि जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। ठीक है। और एक यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट जो है, इसका मतलब क्या है? इसको उर्दू में हम लोग कहेंगे कि, उर्दू में ना मेरे ध्यान में इसका कोई वर्ड नहीं आ रहा। वैसे इंग्लिश में तो एल्ट्रुइस्ट ये भी एक उस शख्स को कहते हैं जो कि बिलीव किस में करता है, एल्ट्रुइस्टिक नेचर भी क्या कहा जाता है ना। ठीक है। एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या है, ये भी मेरे जहन में नहीं आ रहा, गूगल कर लेना आप लोग बाद में इसको। ठीक है। तो इंग्लिश का पोर्शन जो है वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो जीके का पोर्शन है, जिनका जीके का पोर्शन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, एयर में, बैरिया में, जिनका जीके का पोर्शन आता है, या जिनका एनटीएस जो है वो आर्ट्स वाले ग्रुप में से अगर उनका कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है तो वो इसको देख सकते हैं। टर्की की करेंसी क्या है? लेरा। लेरा करेंसी है। द टू नेशन थ्योरी एंड इट्स फिलोसफिकल फाउंडेशन जो है ये किसने दी थी? सैयद अहमद खान साहब ने दी थी। विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन? इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पेंक्रियाज में। तो सबसे आसान काम क्या है कि जो मेरा वन शॉट जीके थॉन लेक्चर है ना, जीके का, उसको कवर करें। विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान? फैसलाबाद को कहा जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पे। हेड क्वार्टर्स ऑफ आईसीजे कहाँ पे है? नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है वो हेग में है। वो कहाँ पर है? वो हेग में है। ठीक है। हेग जो है वो नेदरलैंड्स में है, जनीवा में नहीं है। न्यूयॉर्क तो अमेरिका का सिटी है, तो ये हेग में है। ये कहाँ पर है? ये हेग में है। ये क्या है? ये हेग में है। ये हेग में। कंट्री विच इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ द राइजिंग सन किस कंट्री को कहते हैं? जापान को कहते हैं। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या है? नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये जो है ना, इंग्लिश जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। विच सूरह इज नो बिस्मिल्लाह एट इट्स बिगिनिंग? सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह मौजूद नहीं है स्टार्ट में, और सूरह नमल में 2 मरतबा है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था। ठीक है। बेल से आप याद रखें। द फर्स्ट मॉस्क बिल्ड इन इस्लाम वॉज, तो इस्लाम की पहली मॉस्क है वो मस्जिद कुबा है। जब प्रॉफेट सल्लम मक्का से मदीना की तरफ माइग्रेट कर रहे थे तो रास्ते में कुबा के मकाम पर रुके थे और उन्होंने ये मॉस्क बनाई थी। अब तो मदीना शहर बहुत ज्यादा फैल चुका है और कुबा मॉस्क बिल्कुल शहर के अंदर ही आ चुकी है। विच कंट्री है द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन? लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद इंडोनेशिया में है। लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो कंट्री है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्टा है, ये भी पेपर्स में आया हुआ है। हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल डाटाबेस एंड एसोसिएशन अथॉरिटी, नादरा इज इन। नादरा का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इस्लामाबाद में है। नादरा का जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। हु रोट द वेल्थ ऑफ नेशन? ये वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है, एडम स्मिथ जो है, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट में आता है, उसने ये राइट डाउन की थी इकोनॉमी के बारे में। द खेवड़ा सॉल्ट माइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट?
केवड़ा सॉल्ट माइन झेलम डिस्ट्रिक्ट में, चकवाल में नहीं है, झेलम में है। बहुत से स्टूडेंट चकवाल मार्क कर देते हैं। विच साइंटिस्ट प्रपोज द 3 लॉज ऑफ मोशन? किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। ये तो बहुत आसान है, न्यूटन ने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिए थे और बाकी तीनों लॉ भी दिए थे। पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूनानिमसली पास्ड ऑन। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था पास? ये 10 अप्रैल को हुआ था, नेशनल असेंबली में पास हुआ था 10 अप्रैल 1973 को। और अभी भी करंट हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था हमारे मुल्क का ये, और अब तक इसमें 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी? यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी इसमें से यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है? यूनेस्को भी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, WHO भी है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड वो भी यूएन का है, FAO जो है ये यूएन का हिस्सा नहीं है। विच गैस इज कॉमनली कॉल्ड लॉफिंग गैस? लॉफिंग गैस ये पुराने जमाने में यूज होती थी इवन एज अ वेपन भी। इसको स्मेल करने से लोगों को हिस्टेरिया स्टार्ट होता है, हंसी स्टार्ट हो जाती है और हंसी उनकी रुकती नहीं है। ठीक है, तो जो कॉमनली यूज लाफिंग गैस है, ठीक है, उस वो किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। N2O इसका फॉर्मूला है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है, ये N2O होती है। हु रोड द फेमस फिलोसॉफिकल बुक द रिपब्लिक? बहुत दफा आया है ये क्वेश्चन। रिपब्लिक जो है प्लेटो ने राइट डाउन की है। विच इंस्टीट्यूशन इशू CNICs इन पाकिस्तान? ठीक है, सिटीजन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स जो हैं वो नादरा इशू करता है। तरबेला डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तरबेला डैम इज बिल्ट ऑन रिवर झेलम? नो, रिवर इंडस के ऊपर है ये। दुनिया का सबसे बड़ा मड फिल्ड डैम में से है ये। विच इज द हाईएस्ट डैम इन पाकिस्तान? हाइट वाइज सबसे ऊंचा डैम पाकिस्तान का मंगला डैम है। तरबेला साइज वाइज बड़ा है लेकिन हाइट वाइज सबसे ऊंचा मंगला डैम है। जेरेमी बेनेथम इज एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ थॉट? ठीक है, ये फेमस यूटिलिटेरियन है, यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी से है। ठीक है, वो कहता है कि भाई हैप्पीनेस ग्रेटर है और द ग्रेट एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल। हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है? कंट्रीज के बीच में ट्रेड को प्रमोट करना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में है। विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी बेरी? बेरी की बीमारी विटामिन बी की कमी से होती है एंड स्पेसिफिकली विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है, थायामीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। राइट जी। Like, comment, and subscribe.